कम से कम 20-25 या हो सकता है ज़्यादा भी, और एक साथ में क्वेश्चन। देखो हमने कल डिस्कस किया था, इस एक सारणी की डिस्कस किया था, घुमंतु चारवाए समुदाय के नाम और उनका स्थान। मोनप्पा की बात की थी कि मोना नाम की लड़की है वो अरुणाचल में रहती है, तो मोनप्पा कहाँ का है? अरुणाचल का। मालधारी, पैसा, पैसा कहाँ है? गुजरात में। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में। गदही, दी और ही एक साथ में मिल रहे तो हिमाचल प्रदेश में। कुरमा, कस्मा, कुस्मा, कुरमा और गोल्ला तीनों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। धंगर जो चारवाए हैं वो है महाराष्ट्र में। रायका है राजस्थान में, और रायका के लिए विशेष तौर पर आपको बताया था हमें। बंजारा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के अंदर, यूपी तक भी माना जाएगा। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी उत्तराखंड में। तो हमारा जो पहला आधुनिक विश्व में चारवाए है, इसके जी पहली जो स्लाइड है, इसमें आपको बस ये जो, अगर आपको सारणी याद हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस स्लाइड के अंदर आपको जो जो मैं बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको जो मेन पॉइंट है उसकी बात मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा। देखिए, बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक फसल की कोई फसल नहीं होती है, इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाई का काम करते हैं। ये नेक्स्ट जो पेज है, इसी जो पहले कल पढ़ा था उसका नेक्स्ट पेज हम कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा, और ये जरूरी है कि कम समय में आपको क्वेश्चन अधिकतम निकालने हैं, और क्वेश्चन फॉर्मेशन ही आपको आपकी एग्जाम में सफलता दिलाएगी। तो देखो, राय का जाति है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। इस एरिया में आपको क्या राय का जाति मिलेगी, याद रखना ये बात। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ये एक क्वेश्चन बनेगा कि जो राय का जाति है उसका क्षेत्र कौन से क्षेत्र में निवास करती है। जैसलमेर, बाड़मेर मतलब पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। रायकाओं के एक समूह को मारू रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो रायकाओं को एक और भी कहा जाता है कि मारू मारू शब्द से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो मारू शब्द है ना, इससे इंडिकेट किया जाता है। आगे देखिए, राय का ऊँट चराते थे और उनकी बस्ती को ढांडी कहा जाता है। तो ऊँट चराने वाली बात है, ये तो मैंने आपको कल बताती थी कि राय का जाति है, पाबूजी से कनेक्टिविटी है, और ऊँट पालक जाति है, लेकिन उनकी बस्ती को क्या कहता है? ढांडी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, ढांडी उनकी किस बस्ती को कहा जाता है? राय का जाति जो राजस्थान में निवास करती है, उनकी बस्ती को क्या कहा जाता है? ढांडी कहा जाता है। और ये भेड़ और बकरी भी पालते हैं। बस हमें इतना ही बात ध्यान रखनी है, और इसकी ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन और चारवाओं का जीवन है, इसमें हम चर्चा करें। देखो, ये सारा कुछ पढ़ाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहाँ आएंगे वो मैंने सारी अंडरलाइन कर रखी है, और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चारवाहों की जिंदगी में औपनिवेशिक शासन के दौरान कई बदलाव आए, खेती में उनका हिस्सा घटने लगा, और उनके पेशे और हुनरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कहने की बात है, प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जब पूरे विश्व में हुआ, तो चारवाहों की जिंदगी उनमें परिवर्तन हुआ, और उन्होंने अपने जो चारवाही के जो पेशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, अंग्रेज जो सरकार है वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि चारगांव को खेती की ज़मीन में बदल देना चाहती थी, और उस ज़मीन से उसे ज़्यादा इनकम मिलेगी, न कि चारवाई से। ज़मीन से मिलने वाली लगान उनकी आमदनी का बड़ा स्रोत था, तो इसलिए वो सरकार थी, अंग्रेज सरकार, वो ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा लीज भी देना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करना चाहती थी। आगे देखिए, इतना ही नहीं, इससे जूट, गेहूँ, कपास, अन्य खेती चीज़ों के उत्पादन में इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपने फायदे का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे चारवाई तो बेचारे परेशान वैसे ही थे। आगे बढ़िए, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित हो चुके थे। क्या वे वन अधिनियम है वो भी पारित हो चुके थे। ठीक है, नियम कानून कायदे बनाने प्रारंभ हो गए थे। आगे देखिए, इन कायदे और कानून के माध्यम से सरकार गैर खेती जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। खेती के फैलाव को चारागाह सिमटने लगे, तथा चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों के आड़ में सरकार ने एक ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया, जहां देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती है। इन जंगलों में चारों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। अब हमें इस आरक्षित शब्द से मतलब ध्यान रखना है। अगर हम राजस्थान के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आरक्षित जो वन श्रेणी होती है, वो इनकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले कि वह जंगल का वह प्रकार जिसमें आपके लिए मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए, पशु चारण के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है, मतलब वहाँ जा ही नहीं सकता। वो कहने की बात इतनी है, वो जा ही नहीं सकता। और राजस्थान में आरक्षित वन कितने हैं? मैंने यहाँ पे डाटा लगा के 37.05% राजस्थान में आरक्षित वन है। नेक्स्ट लाइन पे आइए, कई जंगलों को संरक्षित घोषित किया हुआ है। अब संरक्षित उनको कैसे होते हैं, हम ध्यान रखना कि ये हिंदी शब्द है ना, इनमें आप कंफ्यूज होंगे। कभी संरक्षित को आरक्षित कहते हैं, कभी आरक्षित को संरक्षित। हिंदी वर्जन है उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में ध्यान रखना। प्रोटेक्टेड सबसे ज़्यादा वन राजस्थान में, सबसे ज़्यादा वन है प्रोटेक्टेड, 56.43% है। याद रखना, प्रोटेक्टेड वन है 56.43, रिजर्व है 37.0, और इसके बाद में एवर्गीकृत वन है, इसका डाटा मैंने लगा रखा है 6.05। तो 3 प्रकार के वन होते हैं। रिजर्व वे वन होते हैं जहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध होता है, कटाई के लिए लकड़ी नहीं काट सकते आप, जंगल में पशुचारण नहीं कर सकते। और जो संरक्षित प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पे
सरकार की अनुमति और एक नियंत्रण मात्रा में आप लकड़ी कटाई कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अवर्गीकृत जो वन है उसका कोई लेखा जोखा बहुत कम होता है। जो बचे हुए वन होते हैं उनको हम अवर्गीकृत में शामिल करते हैं, उसकी मात्रा 6.05% है। ये 3 डाटा आपको याद रखना, ये आपकी आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं। अब आगे बढ़िए। इसके बाद में ये क्वेश्चन है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन है। इसके बाद 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1871 में, मतलब हमारी आज़ादी से बहुत पहले की बात है, औपनिवेशिक सरकार की बात है। आगे देखिए, इस कानून के लागू तहत तस्करों, चारवाओं और व्यापारियों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया। अब अंग्रेजों ने उस वक्त कर दिया तो कर दिया, अपन क्या करें, आगे बढ़िए। देश के अधिकतर चारवाई इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से चारवाई टैक्स लागू कर दिया। 1950 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता। प्रत्येक चारू को एक पास जारी किया जाता। कहने की बात है, जिस प्रकार हमारे जो किसान हैं उनसे लगान वसूल करते थे, तो इन्होंने भी वहाँ पर भी एक टैक्स वसूलने की पत्ती बना ली और चारवाई टैक्स नाम से उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, जिससे उनके लगान मिल जाती। बस अंग्रेजों को तो यही काम था। हमें हमारा क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन कौन सा बनेगा। देखो, जब चारगाह खेतों में बदलने लगे तो बच्चे हुए चारगाहों में चढ़ने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम यह हो कि चारगाह हमेशा जानवरों से भरे रहने लगे। चारगाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदी और चारगाहों के बेहिसाब उपयोग से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जानवर की सेहत, एक मिनट, सेहत और तादाद, एक मिनट स्लाइड ले लेता हूँ, और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल के कारण कमजोर तथा भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। कुछ चराओं ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे। भारत और पाकिस्तान के मध्य नई सीमा रेखा खींच दी गई। इन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया गया। अब हरियाणा खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के पश्चात खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी आवश्यकता होती है, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल सकती है। समय बीतने के साथ कुछ धनी चारवाई जमीन खरीद रहे, अन्य एक जगह बस कर रहने लगे। उनसे कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे और कुछ व्यापार करने लगे। बहुत सारे परिस्थिति वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चारवाही ये सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बस ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को और कॉन्सेप्ट को तैयार करता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आगे आ जाइए आप। अब क्वेश्चन आएगा मैन यहाँ से, अफ्रीका में चारवाहा जीवन। याद रखना, मैंने मसाई चारवाहा है ये लिख रखा है। ये मसाई चारवाहा कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा कि मसाई जो चारवाहा है वो कौन से इलाके में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। मसाई का अर्थ मेरे लोग होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मसाई जनजाति जो अफ्रीका में निवास करती है, तो मसाई शब्द का मतलब क्या होता है, मेरे लोग होता है। परंपरागत रूप से घुमंतु व चारवाहा समुदाय के लोग हैं जो आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित हैं। तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनेंगे कि मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, अफ्रीका के अंदर, और विशेष तौर पर पूर्व अफ्रीका के अंदर। और मसाई जो जाति है, मसाई जो शब्द है उसका मतलब क्या, मेरे लोग है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे आइए। औपनिवेशिक शासन के से पूर्व मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घासों के बीच में फैला हुआ था। यहाँ आपको एकमात्र क्वेश्चन है, इस चीज़ का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा जो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेशन बना रखी है कि बहुत सारे चारगाहों को शिकारगाह बना दिया था। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क। तो प्रश्न यही आएगा कि मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क है वो कौन सी जगह है। तो देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी, मसाई जो मारा और सांबुरू नेशनल पार्क है और तथा तंजानिया में सेरेगेंटी पार्क है। तो ये दो आपको ध्यान रखनी है कि मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क कहाँ पे है, कीनिया में है, और तंजानिया में क्या है, सेरेगेंटी पार्क है। जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए। जब एक जगह से चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़े लेकर किसी दूसरी जगह चले जाते थे, परंतु 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर अलग अलग प्रकार की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चारागाहों को भी विशेष आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में कैद कर दिया गया। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। नई सरहदों के चारागाहों की जिंदगी रातों रात बदल दी गई। अन्य पाबंदियां तथा बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। देखिए, हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इससे आपका सारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिया गया चारगांव, ये कोई पट्टी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। चारगांव को एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आस हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां उन्हें अच्छे चारगाह मिल सके। सूखे के सालों में मसाइयों को बहुत सारे मवेशी भूख तथा बीमारियों के कारण मर जाते थे। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह माइसलैंड में भी आए बदलावों से सारे चारवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक बनने से पहले मसाई जनजाति दो सामाजिक श्रेणियां, वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर कहा जाता है और योद्धा वॉरियर्स में बंटा हुआ था।
ये प्रश्न आ सकता है। एक तो एल्डर्स किसे कहते हैं, जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें एल्डर्स कहा गया। और योद्धा किसे कहा गया, योद्धा वॉरियर में कहा गया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, मसाई जो जाति है, मसाई समाज है, वो कितने भागों में बटा था, 2 भागों में। कौन कौन से भाग थे, एल्डर्स और वॉरियर्स। वहाँ योद्धा और वरिष्ठ जन नहीं आएगा, वहाँ एल्डर्स और वॉरियर्स आएगा, क्योंकि ये फॉरेन की लैंग्वेज है, हमारा तो बस यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है। आगे आइए, वरिष्ठ जन है, शासन चलाते थे, समुदाय के बड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले देने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धा में अधिकतर नौजवान होते थे, उन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने तक कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। योद्धा गहरे लाल रंग की सुक्का और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते थे, स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते थे। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हुए लड़के पशुओं को चराते थे। जहाँ जानवरी संपत्ति वहाँ हमें हमला करके दूसरे के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अलग अलग चारवाह है, समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जा सकता है जब वे दूसरे समूह के मवेशियों तथा युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते हैं। इसके बाद भी वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाइयों के मामले की देखभाल के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। अंग्रेज सरकार ने हमलों तथा लड़ाइयों पर बंदिशें लगा दी। इससे वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर होगी। जो चारवाह केवल अपने जानवर की सारी जिंदगी बसर कर रहे थे, उनकी हालत अलग थी। युद्ध तथा अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था, तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। अब मेन पॉइंट यहाँ आती है, आप चाहो तो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा ना, पढ़ने से क्या है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाएगा कि हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। और ये टॉपिक बस इस लास्ट, ये देखो यहाँ के बाद में क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये पॉइंट होने का मतलब है बस इतना सा है। आप कहीं यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, उनका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 20-25 आनी है तो 5 से जितने भी टॉपिक हैं उनसे 20 क्वेश्चन बन जाए, 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो अब देखिए इस टेबल को देखते हैं। मसाई जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा। केनिया, तंजानिया और पूर्वी अफ्रीका। अब देखना, यदि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिले तो वो कहीं से नहीं मिले और किसी से भी नहीं होंगे, याद रखना। और सब भागों का वेटेज रखना। मैथ को भी पढ़ना है आपको पशु परिचर में, और पशुपालन वाला भाग भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग अभी भी पशुपालन के लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना है। जीके भी पढ़नी है, और जीके में करंट के डाटा है। और मैं, अगर आप कंटिन्यू से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा आपका, तो मैं पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं राशन जीके से, वो लाने की प्रयास करूँगा। मसाई जाति है वो केन्या, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका में, और बोरान है कीनिया में, बेजा है मिस्र सूडान में, बेंदुइस है उत्तरी अफ्रीका में, बेरबेरस है उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में, मुर्स है मोरिटानिया में। यहाँ देखो ट्रिक है, मू और मो शब्द से एक साथ में दिख रहा है ना, मुर्स है मोरिटानिया। सोमाली है सोमालिया में, नाम जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में, तुर्काना है युगांडा में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बस एक तो ये तुर्काना याद रखना। तुर्काना कहाँ पे है, युगांडा में। नाम जालू कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका फेमस है तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। सोमाली तो याद हो जाएगा। मुर्स है मोरिटानिया। अब हमें ध्यान रखना, एक बेजा है ये मिस्र सूडान के अंदर, बोरान है कीनिया के अंदर, और मसाई जाति तो है ही है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेते हुए मैं आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, और इसके फुल जो क्वेश्चन होंगे वो कल लेके आऊँगा, और जब भी टाइम मिला देखूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल लोगों का जीवन हिमाचल प्रदेश के गद्दी चारों के जीवन से किस प्रकार समानता रखता है, तो ये प्रश्न है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आने, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों के मौसमी गतिविधियों का चक्र समान है तो ये मैदानी क्षेत्र में जाते हैं, और जब बर्फ नहीं पड़ती है तो ये पहाड़ी क्षेत्र में चल जाते हैं। तो एक ही समान चक्र हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखिए। 20 नंबर पॉइंट, वे दोनों अपनी सर्दियाँ शिवालिक पर्वत की निचली पहाड़ियों पर बिताते हैं और सूखे जाड़ीदार जंगलों में अपने झुंडों को चलाते हैं। सर्दियों की बात आ गई। 3 नंबर पॉइंट देखो, अप्रैल में ग्रीष्मकालीन चारगाहों के लिए फिर से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। जैसे गर्मी आती है तो ये अपने जो ऊपरी चारगाह होते हैं, शिवालिक पर्वत है उसकी चारगाह होते हैं, वहाँ उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको बताया था हमने, बुग्याल किसे कहते हैं, जब बर्फ है पिघल जाती है, पिघलने के बाद में जो चारगाह हमें दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको इस प्रकार कॉन्सेप्ट से सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मसाई शीर्षक से लिया गया है, और इस जनजाति की 2 विशेषताएं हैं। मसाई शब्द का अर्थ है मेरे लोग। बताओ, ये अभी मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मसाई शब्द का अर्थ है मेरे लोग। वे खानाबदोश और पशुपालक, खानाबदोश का मतलब इधर उधर जाना ही होता है, एक जगह रुकना नहीं होता। खानाबदोश का मतलब पशुपालक और जीविका के लिए दूध और मांस पर निर्भर है। ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट है, उच्च तापमान और कम वर्षा ने उनकी भूमि को शुष्क, धूल भरी और अत्यधिक गर्म बना दिया है तथा सूखा एक सामान्य विशेषता बन गई है। तो ये बात भी सही है। तो तीनों पॉइंट इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के मध्य पठार में धनगरों द्वारा कौन सी फसल बोई जाती है। सॉरी, देखो इसका उत्तर होगा बाजरा। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, धनगर है ना, धनगर जो चारवाह है वो कहाँ रहते हैं, धनगर है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और वो कौन सी फसल बोते थे धनगर, बाजरा। कौन सी, बाजरा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी
पशुपालक समुदाय हैं। अब पहाड़ी पशुपालक देखो, गुज्जर, गुज्जर के साथ में बकरवाल याद रखना है। गुज्जर और बकरवाल है तो अलग अलग, लेकिन इनको एक साथ बोला जाता है। गुज्जर बकरवाल कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में। गदही, धी और ही एक साथ में बताया था ना, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। भोटिया और शेरपा, शेरपा शब्द याद, भोटिया और शेरपा हमेशा साथ में आएंगे, तो शेरपा याद रखना है कि शेरपा हिमालय पे चढ़ते हैं। हिमालय का मतलब सॉरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो क्षेत्र है वहाँ भोटिया और शेरपा। और सॉरी, तीनों जो क्षेत्र है वो कहाँ पे हैं? वो तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो ये पहाड़ी पशुपालक समुदाय, तो उत्तर नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, बंजारे कहाँ पाए जाते हैं? बंजारे देखो, मैंने आपको बताया था, बंजारे केवल राजस्थान में नहीं है। बंजारों का राजस्थान से जुड़ी हुई सारी सीमाएं हैं जितनी भी स्टेट की, उनको लगभग उनको सारों को शामिल किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भी है। उत्तर नंबर डी हो जाएगा। इस नंबर 6 आ जाओ। अक्टूबर और पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कोंकणी किसानों ने उनका स्वागत क्यों किया? अब इस प्रश्न को देखो, पहला ए नंबर ऑप्शन है, उन्होंने अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे समुदाय में किया। ये कोई बात है ही नहीं। धनगर लोग अपने लिए बाजरा लाते थे, इस बात से भी कोई विशेष बात। देखो, धनगर ने अपना बाजरा काट लिया और पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया। कोंकणी किसानों ने उनका स्वागत क्यों किया? ये बात है। धनगर झुंड अपने खेतों में खाद डालते थे और पराली खाते थे। ये बात है कि अक्टूबर में धनगरों ने अपना बाजरा काट लिया और पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया। कोंकणी किसानों का स्वागत क्यों किया? कि वो उनके खेत में आते तो उनके पशु वहाँ पे चरते चरते, तो उनके खाद है वो पशु खाद है पशु द्वारा मिल जाती, और उनके पशु को चारा मिल जाता है। तो इसी नंबर पॉइंट इसका सही है। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और इस प्रकार के आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। 20-30 तो कन्फर्म है, हर एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तो कराऊंगा। तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।